मेंग भविष्य में क्या करने की योजना बना रहा है? ये जानने के बाद कि मेंग लियांगडोंग एक विद्वान था, लिन युआन ने उससे बात करने का तरीका बदल दिया। ये पहली बार था जब मेंग लियांगडोंग को मिस्टर कहा गया था और वह उत्साह से भर गया। उन्होंने लिन युआन के साथ एक नई निकटता भी महसूस की और बिना किसी संकोच के बात की। मेंग जानता है कि उसके भाग्य में शाही परीक्षा उत्तीर्ण करने का सौभाग्य नहीं है और उसमें व्यवसाय के लिए भी मन नहीं है, इसलिए उसने शहर के स्कूल में अपना भाग्य आजमाने के बारे में सोचा। यदि वह वहां शिक्षक के रूप में रह पाते तो उन्हें लगता कि उनका 20 साल का अध्ययन व्यर्थ नहीं गया। बात बस इतनी है कि उसने अपनी बात पूरी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उसे विषय पर बात करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि लिन युआन ने निहितार्थ का अनुमान लगा लिया। क्या शहर का वह स्कूल वही नहीं था जिसमें लिन योंगचेंग और उसका भाई पढ़ते थे? द टॉप स्कूल ऑफ जुमा टाउन के नाम पर चलते हुए इसने वास्तव में वह नहीं किया जो एक स्कूल को करना चाहिए। चांदी की डिग्री वाला कोई भी व्यक्ति इसमें दाखिला ले सकता था। क्या वहाँ के शिक्षक सचमुच अच्छे हो सकते हैं? मेंग लियांगडोंग की अनिच्छा संभवतः इसी कारण से उत्पन्न हुई थी। जब उन्होंने शिक्षण पद के लिए आवेदन किया था तो संभवतः उन्हें विभिन्न अनौपचारिक शुल्कों का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि उन्होंने अनिच्छा से वह दुकान बेच दी जिसे उनके पिता एक दशक से अधिक समय से चला रहे थे। हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है और लिन युआन को नहीं लगता था कि उसके निर्णय पर निर्णय लेना उसका काम है। हालांकि वह एक बात को लेकर निश्चिंत थी, यदि मेंग लियांगडोंग सचमुच स्कूल में शिक्षक बन भी गए तो भी संभवतः वह वहां अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। उनका सतर्क और कठोर चरित्र ऐसे भ्रष्ट वातावरण में फिट नहीं बैठता। लेकिन उसने ये विचार अपने तक ही सीमित रखे। आखिरकार यही वह रास्ता था जिसे उसने चुना था। चाहे वह अंत तक चल सके या नहीं, उसे इसमें शामिल खुशियों और कठिनाइयों को समझने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ा। यदि श्री मेंग स्कूल में नाखुश है, वह राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस में हमारे साथ शामिल होने के लिए स्वागत है। हमें एक श्रीमान की जरूरत है। लेखाकार, अगर मिस्टर को कोई आपत्ति न हो तो लिन युआन को आपके लिए यह पद आरक्षित करने में खुशी होगी। लिन युआन उसकी मदद करने के लिए यही एकमात्र तरीका सोच सकता था। ईमानदारी से कहूं तो उनके जैसा विद्वान और ईमानदार व्यक्ति एक अकाउंटेंट के लिए सचमुच दुर्लभ था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मेंग लियांगडोंग इस पद में रुचि लेंगे या नहीं। लेकिन मेंग लियांगडोंग एक सुसंस्कृत व्यक्ति होने के नाते खड़े हुए और झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। भले ही वह अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते थे, मिस लिन के दयालु प्रस्ताव की मैं बहुत सराहना करता हूं। अगर ऐसा दिन आया तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और आपको परेशान करूंगा। मेंग लियांगडोंग के चरित्र की प्रशंसा करते हुए लिन युआन ने दुकान की कीमत पर कोई मोलभाव नहीं किया, और चूंकि मेंग एक ईमानदार आदमी था, उसने बहुत ही उचित मूल्य की पेशकश की, इतनी उचित कि लिन युआन को इससे कम कीमत का सुझाव देने में भी शर्म महसूस हुई। उन्होंने मौके पर ही चांदी का आदान प्रदान किया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और एक दशक से अधिक समय से चल रही सूखी वस्तुओं की दुकान का दस्तावेज अब लिन के नाम पर था। मेंग लियांगडोंग को विदा करने के बाद लिन युआन ने अपनी केक की दुकान के लिए एक डिज़ाइन योजना बनाने के लिए खुद दुकान को अच्छी तरह से देखने की योजना बनाई। हालांकि उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण मामला था, लाओ फैन से मिलने का। बेहतर यही था कि उसकी छोटी चाची जेंग रुयुए का जल्द से जल्द इलाज किया जाए ताकि इष्टतम उपचार अवधि न छूट जाए और युवा दंपति को संतान प्राप्ति के अवसर से वंचित न होना पड़े। लिन युआन ने लियूजी को मेंग लियांगडोंग के साथ जाने के लिए भेजा और वह स्वयं सीधे लाओ फैन के निजी कमरे में चली गई। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटा पाती, उसने अंदर से जिया झेंग की लाओ फैन के साथ गर्मागर्म बहस की आवाज़ सुनी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लिन युआन ने कान लगाकर दरवाजे पर कान लगाया और बातें सुनने लगी। वह पहले से ही उनकी मौखिक बहस की आदी थी, लेकिन इस बार वह वास्तव में हैरान थी। उसने यह नहीं सुना कि जिया झेंग क्या फुसफुसा रहा था, लेकिन अचानक लाओ फैन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, तुम निकम्मे हो, बदमाश। आपके पिता ने आपको आपदा राहत में मदद करने के लिए घर लौटने के लिए कहा था क्योंकि उनकी नज़र आपकी चांदी पर थी। इसका मुझसे क्या संबंध है? अंततः मुझे राजधानी के उन परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा मिल गया है और मैं शांति का आनंद ले रहा हूँ। लेकिन नहीं, आपको आपदा राहत में मदद करने के लिए मुझे दक्षिण की ओर खींचकर ले जाना होगा। जो लोग जानते हैं उनके लिए आप एक महान नायक प्रतीत होते हैं, जो लोगों के लिए चिंतित हैं लेकिन जो नहीं जानते उन्हें ऐसा लगता है कि आप उस छोटे सफ़ेद खरगोश के साथ मिलकर सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। मुझे छोड़ दो। क्या साजिश रची जा रही थी? लिन युआन ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना था। जब वह सुनने के लिए पास जाना चाहती थी, तभी अचानक अंदर से दरवाजा खुल गया। चौंक कर लिन युआन ने ऊपर देखा और जिया झेंग की गहरी आंखों से मिला, इतनी गहरी कि वे अथाह लग रही थीं। लिन युआन थोड़ा चकित हो गई, उसने पलकें झपकाईं और जब उसने फिर से देखा तो जिया झेंग मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए लिन युआन ने सोचा कि उसने गलत देखा है, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि उसने गलत नहीं देखा था। तो यह आप हैं?
जिया झेंग ने राहत की सांस ली, मानो अगर सुनने वाला व्यक्ति लिन युआन नहीं बल्कि कोई और होता तो वह उन्हें चुप करा सकता था। कमरे के अंदर लाओ फैन ने अपनी सामान्य आरामदायक मुद्रा पुनः प्राप्त कर ली थी। वह आराम से मेज पर बैठा था, नाजुक ढंग से ओस्मांथस केक का एक टुकड़ा पकड़े हुए था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अपने मुंह में डाल रहा था। लिन युआन को देखते ही उसने जल्दी से उसे अपने पास बुलाया और उसे स्वाद चखने के लिए कहा, तुम बदमाश, आओ और इसे आजमाओ। यह ओस्मांथस केक है जिसे रसोई घर में नए शेफ ने बनाया है और यह वास्तव में काफ़ी विशेष है। हालांकि इसकी तुलना इंपीरियल शेफ के कौशल से नहीं की जा सकती, लेकिन इसका स्वाद अनोखा है, ये बस अधिक स्वादिष्ट है। जिया झेंग, ये जानते हुए कि लाओ फैन जानबूझकर विषय बदल रहा था, सहमति में गुनगुनाया, अनोखा स्वाद। मुझे लगता है कि यह बस इतना ही है। यह मेरे युवान द्वारा बनाए गए सादे उबले हुए बंस जितना भी स्वादिष्ट नहीं है। कुछ ऐसा था जो उसने जियाओ लिनशुंग से सीखा था, जिसने निश्चित रूप से अपनी बड़ी बहन से यह बात सुनी थी। बूढ़े और युवा के बीच दुर्लभ सामंजस्यपूर्ण समझ को देखते हुए लिन युआन ने भी ऐसा दिखावा किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। वह खुशी से मेज पर चला गया, ओस्मांथस केक का एक टुकड़ा उठाया और उसका स्वाद लेने के लिए हल्का सा निवाला खाया। निस्संदेह ओस्मांथस केक का स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिसे कोई शौकिया व्यक्ति बना सके। पेस्ट्री शेफ ने अवश्य ही काफ़ी मेहनत की होगी, हालांकि उसकी तुलना में यह अभी भी थोड़ा कम है। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही बातचीत खाने पर आ गई, लाओ फैन गंभीर बातों को भूल गया। वह उत्सुकता से आगे झुका और पूछा, लेकिन क्या कुछ छूट गया है? क्या तुम इससे भी अधिक स्वादिष्ट ओस्मांथस केक बना सकते हो, बदमाश? लिन युआन की आंखें चमक उठीं और एक शरारती मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगली से इशारा किया, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? लाओ फैन ने सिर हिलाया। दूसरी ओर जिया झेंग हाथ जोड़े और मुस्कुराहट के साथ इस तमाशे का आनंद लेते हुए खड़ा था। वह जानता था कि इस लड़की के आने से मुसीबतें निश्चित रूप से आएंगी, फिर भी लाओ फैन पूरी तरह से अनजान होकर जाल में फंस गया था। लिन युआन ने ताली बजाई, खड़ी हुई और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ घोषणा की, अपने नए शेफ को बाहर लाओ, मिस लिन उनसे बात करना चाहेंगी। फूमन बिल्डिंग के रसोई घर में अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। दुकानदार लियू ने अपने आसपास खड़े युवा सेवकों के उत्सुक, लार टपकाते चेहरे देखे तो वह खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब लिन युआन पहली बार फूमन बिल्डिंग में आया था और उसने बॉस के लिए मेढक पकाने की पेशकश की थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही महीनों बाद उन्हें ऐसा दृश्य फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार यह स्पष्ट रूप से अलग था। रसोई में केवल लिन युआन ही अकेली नहीं थी, वहाँ एक और नया पेस्ट्री शेफ था, मास्टर वू, जो पहले से ही 40 वर्ष के थे और 20 वर्षों से केक बना रहे थे, ने कभी नहीं सोचा था कि आज उन्हें एक 12 वर्षीय लड़की द्वारा चुनौती दी जाएगी, जिससे वे आश्चर्यचकित और अविश्वासी हो गए। और भी अधिक इसलिए क्योंकि उसने जो पेस्ट्री प्रस्तावित की थी वह उसकी विशिष्ट गुप्त तकनीक ओस्मांथस केक थी। अपनी कमर के चारों ओर एप्रन कसते हुए मास्टर वू ने लिन युआन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जो उसके सामने खड़ी थी, और कहा, मिस लिन, क्या हम शुरू करें? लिन युआन ने सिर हिलाया, हालांकि मास्टर वू ने उसे कम आंकने का कोई संकेत नहीं दिया। वह बता सकती थी कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह उनके केक से अधिक स्वादिष्ट ओस्मांथस केक बना सकती है। अंततः जब उसे एक पेस्ट्री शेफ मिला जिसकी वह बहुत प्रशंसा करती थी, तो वह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। लाओ फैन, जो बड़ी दिलचस्पी से उसके पीछे खड़ा था, और जिया झेंग, जिसकी नज़रें उस पर टिकी थीं, पर एक नज़र डालते हुए लिन युआन ने माफ़ी मांगते हुए अपनी नाक रगड़ी। अगर इन दोनों को मास्टर वू के साथ आज की प्रतियोगिता में उसका अंतिम उद्देश्य पता चल जाता तो वह सोचती कि क्या वे इतने क्रोधित हो जाते कि उसे फूमन बिल्डिंग से बाहर निकाल देते। अरे नहीं, ये सही नहीं है। लाओ फैन के स्वभाव को जानते हुए वह शायद उसे जुमाटाउन से बाहर निकाल देगा। ओस्मांथस केक बनाने के कई तरीके हैं। मूलतः इसमें विभिन्न आटे को मिलाना, फिर आटे को पकने तक भाप में पकाना, तथा अंत में 2 बार उबाले गए ओस्मांथस फूलों को मिलाना शामिल है। वास्तव में इससे प्राप्त ओस्मांथस केक मीठे केक के समान ही होता है, केवल इसमें ओस्मांथस की सुगंध होती है। लेकिन मास्टर वू के पास स्पष्ट रूप से अपनी विधि थी जिसे उन्होंने गुप्त रखा था। ओस्मांथस केक बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने खुद को घेरने के लिए स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया। स्क्रीन को छोटे छोटे खुले पैटर्न से सजाया गया था, इसलिए बाहर से आने वाले लोग केवल अस्पष्ट रूप से मास्टर वू को गंभीरता से व्यस्त देख सकते थे, लेकिन उनकी सटीक प्रक्रिया या तकनीक को समझ नहीं पाते थे। प्रत्येक शेफ के पास अपना गुप्त कौशल होता है जो उन्हें पाककला की दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद करता है। लिन युआन के पास भी अपनी गुप्त खाना पकाने की विधियां थीं, इसलिए उसने मास्टर वू की सावधानी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि इस बार वह जो ओस्मांथस केक बना रही थी उसे बिना किसी रोक टोक के साझा किया जाना था, और चूंकि वह मास्टर वू को प्रशिक्षुता प्रदान करना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चाहती थी कि वह उसकी विशेष तकनीक को देखें।
विशेष की बात करें तो ये वास्तव में इतना असाधारण नहीं था। इसमें पहले आटे को भाप वाले बर्तन में पकाना, फिर आटा गूंथना और उसे दोबारा भाप में पकाना शामिल था। इस अंतर के अलावा लिन युआन ने उत्तम ओस्मांथस केक पर तेल की एक पतली परत भी लगाई, जिससे ये बिना तेल वाले केक की तुलना में अधिक चमकदार और चिकनी बनावट वाला हो गया। चूंकि लाओ फैन को मिठाई पसंद नहीं थी, इसलिए लिन युआन ने ओस्मांथस केक के 2 संस्करण बनाए, एक सिरप के साथ और दूसरा बिना सिरप के, केवल ओस्मांथस फूलों का उपयोग करके। यद्यपि मास्टर वू पर्दे के पीछे अपने ओस्मांथस केक में व्यस्त थे, फिर भी वे लगातार देख रहे थे कि लिन युआन की तरफ क्या हो रहा है। पहले तो वह किसी भी तकनीक को न छुपाने के उसके खुलेपन से आश्चर्यचकित हुआ, और फिर पहले भाप देने और फिर आटे को गूंथने की उसकी विधि से हैरान हो गया। लेकिन इस आश्चर्य के बाद गहरी प्रशंसा भी हुई। गूंथने से पहले आटे को भाप देने से आटे की सुगंध पूरी तरह फैल जाती है और परिणामस्वरूप आटा अधिक महीन और बिना किसी दाने वाला बन जाता है। इस तरह से तैयार किया गया ओस्मांथस केक जब खाया जाता है तो सचमुच मुंह में पिघल जाता है। सराहनीय, सराहनीय। मास्टर वू ने बार बार सिर हिलाया, और अब जब उन्होंने लिन युआन को देखा तो यह अधिक दृढ़ विश्वास और प्रशंसा के साथ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी उम्र की एक युवा महिला के पास ऐसे कौशल होंगे। ये वास्तव में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है। लिन युआन ने एक प्लेट पर ओस्मांथस केक का एक टुकड़ा रखा और मास्टर वू को दिया, एक ऐसी आवाज में बोलते हुए जिसे केवल वे दोनों सुन सकते थे। मास्टर वू, यदि आप रुचि रखते हैं तो बेझिझक मुझे राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस में ढूंढें। प्लेट लेते समय मास्टर वू का हाथ रुक गया और वह अपने सामने आकर्षक युवा लड़की को सोच में पड़ गए और भी आश्चर्यचकित हो गए। फूमन बिल्डिंग के 2 मालिकों और दुकानदार के सामने उनके शेफ को सीधे तौर पर लुभाने के लिए ये लड़की वास्तव में दुस्साहसी थी। हालांकि ईमानदारी से कहें तो मास्टर वू सचमुच कुछ हद तक लुभाए गए थे। एक शेफ के रूप में जो लंबे समय से पाककला में निपुणता की तलाश में था, लिन युआन के कौशल ने उसे सचमुच मोहित कर लिया। इसके अलावा वह जानता था कि उसके पास पेस्ट्री बनाने की और भी कई तकनीकें होंगी जो आम लोगों से अलग होंगी, जिसे सीखने में वह 20 वर्षों से लगा हुआ था। केवल वह अभी फूमन बिल्डिंग में रहने के लिए सहमत हुआ था, तो उसे क्या करना चाहिए। यद्यपि उन्होंने किसी औपचारिक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, फिर भी इस तरह से चले जाना दुकानदार लियू को कुछ अनुचित लगा। मास्टर वो ओस्मांथस केक की एक प्लेट पकड़े हुए भौहें इतनी सिकुड़ी हुई थीं कि उनमें गांठें बंधी हुई थीं। हालांकि लिन युआन अपना सिर हिलाते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। मास्टर वो वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति थे। स्पष्टतः वह उसका अनुसरण करने के लिए उत्सुक था, फिर भी अपने पहले के वादे के कारण उसे फूमन बिल्डिंग के साथ अपना अनुबंध तोड़ने में शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन वह ऐसे ही लोगों की सबसे अधिक सराहना करती थी। उसे डर था कि अगर एक दिन कोई आकर उसकी दीवारों के नीचे खुदाई करने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेगा तो वह गुस्से से भर जाएगी। ऐसा लग रहा था कि फूमन बिल्डिंग से किसी को लाना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। फिर भी ये सुनिश्चित करना कि लाओ फैन जेंग रुयुए का इलाज करेगा एक आसान काम साबित हुआ। जब तक स्वाद लेने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध थे, किसी को दावत देने की बात तो दूर, यहाँ तक कि अगर उसे मौके पर ही मर जाने के लिए कहा जाए तो लाओ फैन निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के स्वादिष्ट भोजन से तब तक खुद को भर लेगा जब तक कि वह दम न तोड़ दे। आखिरकार अगर किसी को मरना ही है तो लाओ फैन के व्यक्तित्व के लिए अधिक खाने से मरने से अधिक उपयुक्त क्या हो सकता है। लेडी लियू के बच्चे के पूरे महीने के उत्सव के बाद जेंग रुयू को दावत देने के लिए लाओ फैन के साथ व्यवस्था करने के बाद लिन युआन गाड़ी में सवार हो गया और वेस्ट स्ट्रीट पर नए अधिग्रहित सूखे सामान की दुकान पर जाने की योजना बना रहा था। पहली बार लिन युआन ने जिया झेंग को गाड़ी में आमंत्रित किया। हालांकि आश्चर्यचकित होकर जिया झेंग ने खुशी खुशी गाड़ी की लगाम लियू जी को सौंप दी और तेजी से गाड़ी में चढ़ गया। बहुत समय हो गया था जब वह गाड़ी में लिन युआन के साथ अकेला था। युवा मास्टर जिया का दिल खुशी से खिल उठा जब उन्होंने अपने बगल में बढ़ती नाजुक आकृति को देखा। उनके हाथ बेचैनी से कांपने लगे, जलन की वह याद जब लिन युआन ने पिछली बार जब वे अकेले थे उनके कान को बुरी तरह से पकड़ लिया था, मानो भूल गए हों। हालांकि लिन युआन जिया झेंग के भटकते हाथों से अनजान थी। उसका दिमाग उस बातचीत में व्यस्त था जो उसने फूमन बिल्डिंग में सुनी थी। बहुत सोचने के बाद उसने जिया झेंग से इस बारे में बात करने का फैसला किया। जैसे ही वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी, उसे अपने होठों के कोने पर अचानक ठंडक महसूस हुई, मानो कोई चीज उसके पास से गुजर गई हो। चौंक कर लिन युआन ने पीछे हटकर अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपना मुंह कसकर पकड़ लिया। युवा मास्टर जिया भी हैरान थे। वह बस उसके करीब झुका था, उससे पूछना चाहता था कि उसके मन में क्या है। अचानक उसने कैसे। हालांकि वह अनुभूति इतनी विचित्र रूप से अद्भुत थी, इतनी जादुई कि उसने खुद को एक और के लिए तरसते हुए पाया। युवा मास्टर जिया ने अपने होठों के कोने चाटे। उसकी नज़र लिन युआन के मोटे होठों पर टिकी रही, जिससे उसके गाल और भी लाल हो गए और लाली उसके कानों और गर्दन तक फैल गई। घूरना बंद करें, घूरना बंद करें।
अगर अब और भूलोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। लिन युआन ने अपने होंठ काटे। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि घर से निकलते समय वह अपने साथ रसोई का चाकू क्यों नहीं लाई थी। यदि उसके पास चाकू होता तो वह निर्लज्ज व्यक्ति निश्चित रूप से उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। यदि वह आगे बढ़ने की हिम्मत करता तो वह उसे कीमा में काट देती और पकौड़ी में लपेट देती। हाँ हाँ, मैं देखना बंद कर दूंगा, जिया झेंग ने बनावटी पश्चाताप के साथ कहा, चिढ़े हुए लिन युआन को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसका दिल खुशी से फूल रहा था। वह फिर से घबरा रही थी, जिसका मतलब था कि वह दोषी महसूस कर रही थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लिन युआन को राहत और क्षति का मिश्रित एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या अर्थ निकाला जाए। जैसे ही वह शांत हुई, जिया झेंग अचानक इतना गंभीर हो गया कि उसे लगा जैसे वह उसे पहचान ही नहीं पाए। उसने उसकी आंखों में दृढ़ता से देखा और धीरे से वादा किया, मैं जिम्मेदारी लूंगा। लिन युआन का दिल उछल पड़ा। ऐसा लगा जैसे वह उसके गले तक पहुंच गया हो। लेकिन सच तो यह है कि इस बार उसे किसी नुकसान का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसे आश्चर्यजनक रूप से सहजता महसूस हुई, साथ ही थोड़ी सी उत्सुकता भी महसूस हुई, साथ ही थोड़ी सी प्रत्याशा भी। किस बात की आशा? वह नहीं जानती थी। क्या ये वही जिम्मेदारी थी जिसके बारे में जिया झेंग ने बात की थी, या क्या यह उसकी आशंका थी कि वह अचानक लिटिल तानाशाह की तरह उन पलों को दोहराने के लिए झपट पड़ेगा? अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए, जैसे ही लिन युआन जिया झेंग की कोमल निगाहों में डूबने वाली थी, लियूजी ने अचानक बाहर से पुकारा, युवा मास्टर, मिस लिन, हम सूखे सामान की दुकान पर पहुंच गए हैं। लिन युआन ने अपने बुखार से भरे गालों को ढंक लिया और हल्की खांसी और एक निर्णायक गुनगुनाहट के साथ अपना सिर घुमा लिया। हालांकि जिया झेंग निराशा और झुंझलाहट के मिश्रण में डूब गया। पिछली बार यह जियाओ लिंजी था, इस बार ये लियूजी था। ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग उसके दुश्मन थे, क्योंकि वह अपने प्रेम संबंध को शालीनतापूर्वक समाप्त करने वाला था। उसे इन मूर्खों को आते हुए और उत्पात मचाते हुए सहना पड़ा, जिससे वह पूरी तरह क्रोधित हो गया। पर्दा उठाकर जिया झेंग सबसे पहले गाड़ी से बाहर कूदा, फिर सावधानीपूर्वक लिन युआन को नीचे उतरने में मदद की। लियूजी ने लिन युआन को भागते हुए देखा और खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका, मिस लिन के साथ क्या है? उसका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या गाड़ी के अंदर गर्मी थी? आउच, युवा मास्टर, मेरा पैर। आधा रास्ता चलने के बाद जिया झेंग ने पीछे मुड़कर लियूजी के पैर की ओर क्षमा याचना करते हुए देखा, जिस पर उसने गलती से कदम रख दिया था, और कहा, उफ, मुझे बहुत खेद है। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती। ये कहने के बाद, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उसने अपना जूता लियूजी के पैर पर रगड़ा, विशेष रूप से छोटे पैर के अंगूठे पर, और फिर अनिच्छा से दूर चला गया। लियूजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना जूता उतारा और अपने लाल पैर के अंगूठे को जोर से रगड़ते हुए मुंह बनाते हुए शिकायत की, मालिक, आप तो ये भी बता सकते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी नर हैं या मादा? फिर आपको लियूजी के बड़े पैर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मेंग लियांगडोंग की सूखे माल की दुकान 10 साल से भी ज्यादा पुरानी, बेहतरीन लोकेशन और अच्छे ग्राहक प्रवाह के साथ अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। यदि मेंग लियांगडोंग का दिल व्यापार पर लगा होता तो ये स्टोर अगले एक दशक तक अपनी संभावनाओं के साथ फलता फूलता रहता। दुकान के स्थान से ही जिया झेंग पहले से ही स्वीकृति में सिर हिला रहा था और चुपचाप लिन युआन की पैनी नज़र की प्रशंसा कर रहा था। दुकान के छोटे आकार और उचित साइन बोर्ड की कमी के बावजूद ये राहगीरों पर एक स्थायी छाप छोड़ने में कामयाब रही, जिससे उन्हें सूखे सामान बेचने वाली जगह को याद रखना आसान हो गया। दुकान के अंदर पहुंचने पर जिया झेंग को अंततः समझ में आया कि लिन युआन पहली नज़र में ही क्यों बता सकता था कि दुकान का प्रबंधन खराब था। सूखे सामानों से भरी अलमारियों का तो जिक्र ही न करें, जिन्हें कई दिनों से ताज़ा सामान से बदला नहीं गया था। अलमारियों के कोने में धूल की पतली परत ही काफ़ी कुछ बता रही थी। इसके अलावा दुकानदार की मेज पर खाता बही या अबेकस नहीं रखे थे, बल्कि कन्फ्यूशियस और मेनकियस के तरीकों पर चर्चा करने वाली मोटी मोटी पुस्तकें रखी थीं। द एनालेक्स ऑफ कन्फ्यूशियस को देखते हुए, जिसे तब तक उल्टा पलटा गया था जब तक कि वह एक नई किताब से दोगुनी मोटाई का नहीं हो गया था, जिया झेंग ने मनोरंजन के साथ अपना सिर हिलाया। मेंग लियांगडोंग निश्चित रूप से आलसी आदमी नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका दिल दुकान में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनका पूरा ध्यान शैक्षणिक कार्यों में लगा हुआ था। फिर भी भाग्य उसके पक्ष में नहीं था। जैसे ही लिन युआन और उसकी पार्टी ने प्रवेश किया, मेंग लियांगडोंग पीछे वाले हॉल में अपना सामान पैक कर रहा था। संपत्ति में सामने की ओर एक दुकान, पीछे का हॉल और बगल के कमरे शामिल थे। चूंकि मेंग लियांगडोंग अकेले रहते थे, इसलिए उन्होंने पीछे वाले हॉल में रहना शुरू कर दिया था और बगल के कमरों को विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए स्टोर रूम में बदल दिया था। श्री मेंग अकेला रहता है। मेंग लियांगडोंग को अजीब तरह से वहां खड़ा देखकर अभी भी एक पतली सर्दियों की जैकेट पकड़े हुए लिन युआन ने दयालुता से मुस्कुराया। मेंग लियांगडोंग को एहसास हुआ कि वह बाहर आने में जल्दबाजी कर रहा है और उसने जैकेट उतारने का भी समय नहीं लिया। वह सूखी हंसी हंसा और लापरवाही से जैकेट को लाल खजूर से भरे शेल्फ पर रख दिया।
उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने माता पिता के सम्मान में परीक्षा उत्तीर्ण करने की आशा में 20 वर्षों से अधिक समय से लगन से अध्ययन कर रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से 3 बार असफल होने के बाद मैंने अपनी अवसादग्रस्त मनोदशा के कारण विवाह का अवसर गंवा दिया। उसने यह नहीं बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से उसके लिए विवाह की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था और वह स्वयं भी सामाजिकता में कुशल नहीं था। परीक्षा में बार बार असफल होने के बावजूद वह दिन प्रतिदिन अपनी पढ़ाई में तल्लीन रहे, दुकान को बर्बाद होने तक नज़रअंदाज करते रहे और स्वाभाविक रूप से शादी और बच्चों के बारे में विचार ही नहीं किया। लिन युआन ने दया से अपना सिर हिलाया। मेंग लियांगडोंग गंभीर तो थे लेकिन हठधर्मिता की हद तक नहीं, और 30 वर्ष की उम्र पार करने के बावजूद वे स्वाभाविक रूप से सुंदर थे। यद्यपि वह जिया झेंग जैसा तेजस्वी और खुशनुमा रूप नहीं रखता था, फिर भी वह औसत से बेहतर दिखता था। ऐसे पुरुष को 20 वर्ष की आयु की महिलाएं उत्सुकता से तलाशती होंगी। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि शायद उस समय उसकी सूखी वस्तुओं की दुकान में नियमित रूप से दियासलाई बनाने वाले लोग दरवाजे पर दस्तक देते होंगे। क्या अफसोस की बात है, हालांकि जिया झेंग का ध्यान वहां नहीं था। जैसे ही उन्होंने इत्मीनान से दुकान के चारों ओर देखा, भविष्य के डिज़ाइन और नवीनीकरण के लिए इसके आकार और स्थान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सहजता से पूछा, आपने ये दुकान 10 वर्षों से अधिक समय तक चलाई है। यह आपके माता पिता की जीवन भर की कड़ी मेहनत का फल है। क्या आप सचमुच इसे बेचने का जोखिम उठा सकते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे माता पिता रात में तुम्हारे सपनों में आएंगे और तुम्हें डांटेंगे? जिया झेंग हमेशा अपने मन की बात कहता था और लिन युआन उसकी आखिरी टिप्पणी से खुश हो जाता था। मेंग लियांगडोंग भी हंसे, आत्मनिंदा में अपना सिर हिलाते हुए, भाई तुम मेरी बहुत चापलूसी कर रहे हो। मेरे माता पिता को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं और वास्तव में वे मेरे सपनों में आए हैं, न केवल मुझे डांटते हुए बल्कि पंख झाड़न लेकर मेरा पीछा भी करते हुए। हालांकि ये दुकान की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं विद्वान सम्मान पाने में असफल रहा और उन्हें निराश कर दिया। लिन युआन को दुख का एहसास हुआ। जैसा कि कहावत है, दिन के विचार रात के सपने बन जाते हैं। यह उसके माता पिता की इच्छा नहीं थी जो उसे परेशान कर रही थी। स्पष्ट रूप से मेंग लियांगडोंग खुद पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। जिया झेंग भी समझ गया और धीरे से बुदबुदाया, एक पंख झाड़न। मेरे बूढ़े पिता ने एक बार चाकू लेकर मेरा पीछा किया था। चून की दुकान में सूखा सामान बेचा जाता था और हालांकि पेस्ट्री की दुकानों से संबंधित नहीं था, फिर भी यह भोजन बेचने के बारे में था, इसलिए लिन युआन को ग्राहक खोजने के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त दुकान में कई तैयार अलमारियां थीं जो कई वर्षों से उपयोग में होने के बावजूद मेंग लियांगडोंग के माता पिता द्वारा अच्छी तरह से रख रखाव की गई थीं और त्वरित सफाई और पॉलिश के बाद भी उनका उपयोग किया जा सकता था। जब लिन युआन मेंग लियांगडोंग के साथ दुकान के लिए बातचीत कर रहा था तो उसने उसे अतिरिक्त मात्रा में चांदी दी, जिसमें दुकान का फर्नीचर और सूखा सामान शामिल था। चूंकि मेंग लियांगडोंग स्कूल में शिक्षक बनने की योजना बना रहा था और इन सूखे सामानों को रखना बोझिल होगा, इसलिए उसने आसानी से ये सभी सामान लिन युआन को दे दिए। जब लिन युआन और मेंग लियांगडोंग बात कर रहे थे तब जिया झेंग ने पहले ही दुकान की मूल बातें सीख ली थीं और तुरंत कलम और कागज़ निकालकर विभिन्न डेटा लिख लिया। दुकान के सामने का आकार, पीछे के हॉल का आकार, अलमारियों की संख्या और प्रत्येक सूखी वस्तु की मात्रा सभी स्पष्ट और सटीक रूप से दर्ज की गई थी। लिन युआन चुपचाप बगल से देखता रहा और प्रभावित हुआ। जिया झेंग स्वाभाविक रूप से व्यापार के प्रति अच्छी समझ रखता था। यद्यपि वह बस यूं ही इधर उधर घूमता रहता था और कभी कभी उसके साथ विषय से हटकर बातचीत भी करता था, लेकिन काम के मामले में वह बहुत कुशल था। उसे सिर झुकाकर गंभीरता से लिखते देख लिन युआन को अचानक याद आया कि उसने फूमन बिल्डिंग में क्या सुना था। यदि लाओ फैंग के पिता उसे आपदा राहत में सहायता के लिए वापस भेज रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह व्यक्ति जा रहा था? वह इस आदमी से सचमुच परेशान थी जो उसके आसपास एक लगातार दाने की तरह घूमता रहता था, लेकिन ये खबर सुनकर कि वह उसे छोड़कर जा सकता है, उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो गया? मुंह बनाते हुए और गाड़ी में उनके बीच हुई आकस्मिक अंतरंगता को याद करते हुए लिन युआन के गाल फिर से जलने लगे। उसने अपने हाथ से अपना चेहरा रगड़ा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा और भी गर्म हो गया है। जिया झेंग को ध्यान में आने से बचाने के लिए लिन युआन जल्दी से दुकान से बाहर निकल गया और दरवाजे के पास कुछ ताजी हवा लेने लगा। दुकान वेस्ट स्ट्रीट के बीचों बीच थी, जिसके सामने 2 बड़े पगोडा पेड़ लगे थे, मानो ये बता रहे हों कि दरवाजे के सामने पगोडा पेड़ पदोन्नति और धन संपत्ति सुनिश्चित करते हैं। ऐसा लग रहा था कि मेंग लियांगडोंग के माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि जैसे जैसे पेड़ बड़े होते गए उन्होंने दुकान के सामने का भाग अवरुद्ध करना शुरू कर दिया, जिससे ये संकेत मिला कि उन्हें हटाना आवश्यक है। दोनों ओर की दुकानें विविध सामान बेचती थीं और औसत कारोबार करती थीं। लिन युआन की दुकान के सामने एक छोटा लेकिन लोकप्रिय रेस्तरां था जो भोजन के समय के अलावा भी ग्राहकों से भरा रहता था।
तिरछे सामने मो सानियांग द्वारा संचालित एक परिचित की कपड़े की दुकान थी, जिसका व्यवसाय काफ़ी अच्छा था। लिन युआन कुछ देर से वहां थी, लेकिन उसने मो सानियांग को बाहर निकलते नहीं देखा था, जिससे पता चलता था कि वह अंदर व्यस्त थी। कुछ और करने को न होने पर लिन युआन कपड़े की दुकान की ओर चल पड़ा। नया घर बन जाने के बाद उसे ढेर सारी चादरों और रजाइयों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए घर ले जाने के लिए कुछ सुंदर पैटर्न वाले कपड़े चुनने का भी यह अच्छा मौका था। लेकिन दुकान में प्रवेश करने से पहले ही उसने अंदर से एक जोरदार आवाज़ सुनी, बहू इधर उधर देखो, जो तुम्हें पसंद हो ले लो और मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। पीछे मत हटो, इससे मेरा दिल टूट जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं खुशी से तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा। कपड़े की दुकान हमेशा मो सानियांग द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित की गई है, और सबसे व्यस्त समय के दौरान भी ये चतुर और सक्षम महिला दुकान को व्यवस्थित और नियंत्रण में रख सकती है। लेकिन आज दुकान में केवल 2 ग्राहक होने के कारण मो सानियांग कुछ विचलित था, और उसे ये भी पता नहीं चला कि लिन युआन कब प्रवेश द्वार तक आया। 2 ग्राहकों में से एक 40 वर्ष की महिला थी, जबकि दूसरी 20 वर्ष की युवती थी। वृद्ध महिला ने अपने ऊपरी शरीर पर लाल रंग का फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था और नीचे उसी रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे, लेकिन किसी कारणवश उसने अपने बालों में शुद्ध सोने का पेयोनी पहनने पर जोर दिया। समग्र रूप से यह बेमेल और बेमेल था। छोटी लड़की थोड़ी मोटी थी, उसकी शक्ल सूरत औसत थी, यहाँ तक कि लैनहुआ भी उससे थोड़ी सुंदर दिख रही थी। इसके अलावा उन्होंने अपने बालों को ऐसी शैली में रखा जो आमतौर पर युवा लड़कियों में देखी जाती है। अजीब बात यह है कि बुजुर्ग महिला ने जानबूझकर उसे अपनी बहू बताया। अभी अभी जो बात कही थी वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। वह इस समय अपने बगल में बैठी युवती का हाथ पकड़े हुए मो सानियांग के काउंटर पर कपड़ों को लापरवाही से पलट रही थी। बोलने के बाद उसने जानबूझकर अपनी बाहें उठाईं और मो सानियांग को घूरते हुए उसे एक नौकर की तरह आदेश दिया, और शेल्फ पर एक्वामरीन फूल वाले कपड़े के रोल की ओर इशारा करते हुए बिना किसी खेद के कहा, आप क्या घूर रहे हैं? जल्दी करो और वह कपड़ा ले आओ जो मेरी बहू को पसंद है। तुम सचमुच निकम्मे हो जो सोचते हो कि तुम मालिक बनकर दुकान चला रहे हो। मो सानियांग ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा, और कपड़े का रोल नीचे उतारने के लिए मुड़ी। युवा महिला मा शियाओकियान ने मो सानियांग की मौन स्वीकृति को देखकर तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर तुरंत लेडी जी की ओर मुड़ी और उसके हाथ को ऐसे स्नेह से थपथपाया जैसे कि एक माँ और बेटी के बीच होता है। माँ, गुस्सा मत हो। यदि आपको लगता है कि वह पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है, तो हम अपना सामान खरीदने के लिए किसी अन्य दुकान पर जा सकते हैं, है ना? उससे परेशान होकर खुद को परेशान क्यों करना? बहू ने सुना है कि ईस्ट स्ट्रीट पर ज्वेलरी की दुकान में कई नए डिज़ाइन हैं। इसके बाद बहू आपको वहां ले जाएगी और मौज मस्ती के लिए पहनने के लिए सोने का कंगन खरीदेगी। लेडी जी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, उनकी आंखें खुशी से भर गईं। स्पष्ट रूप से वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। ज़ियाओकियान, तुम वास्तव में मेरे लिए एक अच्छी बहू हो। हमारा युवानर भाग्यशाली है कि उसने आपसे विवाह किया है, उसे अपने 8 पिछले जन्मों का आशीर्वाद प्राप्त है। माँ शियाओकियान शर्म से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें उसके गर्व और आत्मविश्वास को छिपा नहीं सकी। माँ, आप मेरी चापलूसी करती हैं। यह मेरे 8 जन्मों का सौभाग्य है जो मुझे भाई जियुवान से विवाह करने की अनुमति देता है। मो सानियांग ने उनकी अंतरंग बातचीत देखी, उसकी भावपूर्ण आंखें क्षति से भरी हुई थीं। लिन युआन ने इस सास और बहू जोड़ी के नाटक को प्रवेश द्वार पर देखा और मन ही मन उपहास किया। बूढ़ा धन का लोभी है और जवान घमंड से भरा हुआ है। फिर भी यहाँ वे आदर्श ससुराल वालों का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक शादी के बाद भी वे इतने अंतरंग बने रहेंगे या नहीं, यह एक अलग कहानी है। सास और बहू की अपमानजनक टिप्पणियों के बीच मो सानियांग को एक शब्द भी बोलने में असमर्थ देखकर लिन युआन ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। सामान्य परिस्थितियों में मो सानियांग की चतुराई को देखते हुए वह पहले से ही इस जोड़ी की प्रशंसा और सराहना कर रही होती। हालांकि आज वह अवाक रह गई थी, और जिस तरह से वह वृद्ध महिला कुछ क्षण पहले मो सानियांग को देख रही थी, उसे देखते हुए लिन युआन को क्या समझ में नहीं आ रहा था। बहन मो, क्या आप व्यस्त हैं? लिन युआन ने गर्मजोशी से पुकारा और कपड़े की दुकान में कदम रखा। मो सानियांग ने जैसे ही उसका अभिवादन करने के लिए अपना मुंह खोला, अधेड़ उम्र की महिला ने ढिठाई से कहा, हम आज ग्राहकों की सेवा नहीं कर रहे हैं, कल फिर आइएगा। लेडी जी के अहंकारी व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ग्राहकों को इस तरह से लौटाया था। मो सानियांग ने हिचकिचाते हुए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में वह केवल लिन युआन को सिर हिलाकर माफी मांग सकी। लिन परिवार की लड़की आ गई है। दुर्भाग्यवश मैं आज। मो सानियांग की बात पूरी होने से पहले ही लिन युआन मुस्कुराते हुए दुकान में दाखिल हो गए, काउंटर के पास खड़े हो गए और मो सानियांग का थोड़ा ठंडा हाथ पकड़ लिया। धीरे से थपथपाते हुए बोले, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है सिस्टर मो? आप थोड़े पीले लग रहे हैं।
लेडी जी ने देखा कि लिन युआन ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय दुकान में प्रवेश किया, जिससे तुरंत उसका रंग खराब हो गया। उसकी आंख का कोना झुक गया और नाक से घुरघुराहट के साथ उसने कहा, ये छोटी लड़की कहाँ से आ गई? क्या तुमने नहीं सुना कि हमने कहा था कि हम आज व्यापार नहीं करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान में घुसने की? मैं सचमुच नहीं जानता कि आपके बुजुर्गों ने आपको क्या सिखाया है। मौसानियांग इससे पहले लिन युआन से केवल एक बार मिले थे और उनके स्वभाव से परिचित नहीं थे। आखिरकार वह सिर्फ एक युवा लड़की थी और तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आगे आई। लेडी जी से धीमी आवाज में बोली, मैडम जी, ये लड़की मेरी ग्राहक नहीं है, वह मेरी छोटी बहन है। वह अक्सर शहर नहीं आती है और आज जब उसने मुझसे मिलने की जहमत उठाई है तो वह मुझे मजे के लिए ढूंढने आई है। कृपया उसके प्रति थोड़ा दयालु बने। लिन युआन जुमा टाउन से नहीं था, ये वह जानती थी। उसकी बातें सुनकर लेडी जी के मुंह के कोने फड़क उठे और वह गुनगुनाते हुए बोली, एक बहन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसी नस्ल की है। एक ही पंथ के पक्षी वास्तव में एक साथ रहते हैं। बोलने के बाद उसने उन दोनों को तिरस्कार भरी नज़र से देखा और फिर मां शियाओकियान का हाथ अपने हाथ में लेकर काउंटर पर उधम मचाना जारी रखा। जब से लिन युआन अंदर आए, मां शियाओकियान की नज़रें उस पर सिर से पैर तक घूम गईं और ये देखते हुए कि उसकी कलाई पर चांदी की चूड़ी के अलावा उसके पास कोई अन्य मूल्यवान वस्तु नहीं थी, उसने निष्कर्ष निकाला कि लिन युआन सिर्फ एक साधारण देहाती लड़की थी और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती थी। लिन युआन की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए मां शियाओकियान उसके लिए व्यंग्यात्मक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठा सकी। हालांकि लिन युआन इन दो अजीबोगरीब सास और बहू के रवैये से क्रोधित थी। उसने शुरू में केवल मौसानियांग का अभिवादन करने और फिर जाने का इरादा किया था। यद्यपि उसने वहां उपस्थित कुछ व्यक्तियों के बीच मतभेद को देखा था, परंतु उनके निजी मामले उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह और मौसानियांग केवल परिचित थे जो संयोग से मिले थे, वह खुद को मुसीबत में क्यों डाले। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंदर प्रवेश करते ही उस पर बूढ़ी दादी की टिप्पणियों की बौछार हो गई, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी इसमें शामिल हो गए। हर किसी की अपनी कमजोरी होती है और ये तो एक कठोर फटकार की मांग थी। लिन युआन ने लेडी जी के बालों में लगे बेमेल बड़े पेओनी फूल पर नजर डाली और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये दादी निश्चित रूप से एक अमीर व्यक्ति होनी चाहिए। लेडी जी, जिसने अभी अभी तिरस्कारपूर्वक ट्रेजर ब्लू कढ़ाई वाले कपड़े का एक टुकड़ा एक तरफ रख दिया था, ने तुरंत अनियंत्रित गर्व के साथ अपनी भौहें उठाईं। इस छोटी लड़की की दृष्टि अच्छी है, जो एक नज़र में लोगों के बीच अंतर समझने में सक्षम है। कुछ लोगों के विपरीत अंतर को जानते हुए भी वे अभी भी हताश होकर उससे चिपके हुए हैं। उनकी टिप्पणी का उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से मौसानियांग के लिए था। मौसानियांग की आंखों में असंतोष और सहनशीलता को न भूलते हुए लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें इतनी तेज कैसे हो सकती हैं? दरअसल जो भी अंदर आएगा उसे एक नज़र में ही पता चल जाएगा कि ये दादी आज एक अमीर व्यक्ति हैं। ओह, और ऐसा क्यों? लेडी जी ने उत्सुकता से पूछा, लिन युआन को एक कंजूस मुस्कान से बचाते हुए और जानबूझकर या अनजाने में उसकी उंगलियों ने हल्के से उसके बालों में सुनहरे चपरासी को सहलाया। लिन युआन ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, दादी आई और सिस्टर मो की पूरी कपड़े की दुकान पर कब्जा कर लिया, अन्य ग्राहकों को अंदर नहीं आने दिया। यदि वह अमीर व्यक्ति नहीं है तो क्या ये हो सकता है कि वह अपना चेहरा फुलाकर अमीर होने का दिखावा कर रही है? खाना खत्म करने के बाद उसने दुकान पर नज़र डाली और सोचा, मैंने सुना है कि जो अमीर लोग दुकान में घुसते ही बुकिंग करा लेते हैं, वे एक बार में ही 10 टैल चांदी खर्च कर देते हैं। सोने के हेयरपिन और बढ़िया रेशम के कपड़े पहने दादी को देखकर निश्चित रूप से वह उन लोगों के लिए अतुलनीय होगी। दादी, मुझे बताओ, पूरी दुकान बुक करने में तुमने कितनी चांदी खर्च की? मुझे अपना क्षितिज विस्तृत करने दीजिए और थोड़ा अनुभव प्राप्त करने दीजिए। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं किसी धनी व्यक्ति को देख रहा हूं जो आपकी तरह पूरी जगह बुक करता है। अंत में लिन युआन की आंखें चमक रही थीं, मानो वह सचमुच एक भव्य प्रायोजक से मिल गई हो। सन्नियांग एक तरफ खड़ा था, एक स्तब्ध भाव से सुन रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि यह लड़की दरवाजे से अंदर कदम रखते ही लेडी जी के चिल्लाने से परेशान हो गई होगी और जानबूझकर झगड़ा करने आई थी। ये केवल मौसानियांग ही नहीं था जो सदमे में आकर चुप हो गया, बल्कि जी परिवार की सास और बहू की जोड़ी भी सदमे में आ गई। लेडी जी पहले भी 1 या 2 बार से अधिक बार मौसानियांग की कपड़े की दुकान पर आई थी और हर बार क्या यह मौसानियांग ही नहीं था जो सक्रिय रूप से खुद को उसके प्रति समर्पित कर देता था और उस पर फिदा हो जाता था। समय के साथ वह इस दुकान में हवा में टहलने की आदी हो गई, खासकर आज जब वह अपनी होने वाली बहू को लेकर आई, जो अपने बेटे के साथ उलझी हुई बेशर्म महिला को पूरी तरह से अपमानित करने पर आमादा थी। किसने सोचा होगा कि वह लापरवाही से लिन युआन के जाल में फंस गई होगी? लेडी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह सहमत हो या इनकार करे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अभी अभी बहुत आत्मविश्वास से बात की थी और अब वह पीछे नहीं हट सकती थी।
चिंता के कारण उसके माथे पर पसीने की एक पतली सी चमक उभर आई और उसका वृद्ध चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया। हालांकि माँ शियाओकियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अंततः उसे एहसास हुआ कि यह लड़की, जो अभी मुश्किल से किशोरावस्था में ही है, के साथ व्यवहार करना आसान नहीं है। फिर भी वह पूरी तरह से निराश थी और लेडी जी की संकीर्णता और हिचकिचाहट को देखती थी। मात्र 10 टैल चांदी ही उस बूढ़ी औरत को रोकने के लिए पर्याप्त थी, जो बार बार उसकी ओर देखती रही। वह क्या देख रही थी? क्या उसने उम्मीद की थी कि वह बुकिंग शुल्क के लिए 10 टैल देगी? सपने देखते रहो। यद्यपि माँ शियाओकियान माँ परिवार की जागीर के मुखिया की प्यारी भतीजी थी, बेटी नहीं, और उसे बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया था, फिर भी उसे 10 या 20 टैल चांदी की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि अगर इसे खुद पर खर्च किया जाए या उस आदमी को दिया जाए जिसे वह पसंद करती है, भाई जियुवान, तो वह पलक भी नहीं झपकाएगी। लेकिन उसकी सास के लिए इसे बचाना बेहतर है। ये देखकर कि माँ शियाओकियान ने उसकी सार्थक निगाहों को पूरी तरह से गलत समझा था, लेडी जी को मन ही मन गुस्सा आया। लेकिन वह मो सानियांग के सामने कोई तमाशा नहीं बना सकती थी और उसके पास अपने अभिमान को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद उसने अपने दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले। ठीक है, क्या ये सिर्फ 10 टैल चांदी नहीं है? चूंकि मैंने पूरी जगह बुक करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं इसे वहन कर सकती हूँ। एक थप्पड़ के साथ लेडी जी ने अपनी छाती से 10 टाइल चांदी की सिल्ली खींची और उसे काउंटर पर पटक दिया। उसका मुंह दर्द से ऐंठ रहा था। उसने माँ शियाओकियान का हाथ पकड़ने की भी जहमत नहीं उठाई, बस उसका नाम पुकारा और पहले जाने के लिए मुड़ गई। मो सानियांग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि लेडी जी वास्तव में 10 टैल चांदी का उत्पादन करेगी, खासकर जब से इतने वर्षों से लेडी जी हमेशा दुकान से बहुत सारे अच्छे दिखने वाले कपड़े मुफ्त में ले जाती थी, जिसमें आज पहना गया लाल जुजूबे पोशाक भी शामिल था, जिसे उसने पिछले महीने लिया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लेडी जी को खुश करने के लिए उसके इतने वर्षों के प्रयास अंततः उसका पक्ष जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। मो सानियांग मेज पर रखी चांदी लेडी जी को वापस करने ही वाली थी कि लिन युआन ने उसका हाथ दबाकर उसे रोक दिया। लेडी जी, जो पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी, अचानक पीछे मुड़ी, मो सानियांग को नाराजगी और तिरस्कार से भरे चेहरे से घूरते हुए और गुस्से से चिल्लाई, मो सानियांग, आपने आज देख लिया, युवानर जल्द ही माँ फैमिली मैनर की युवती से शादी करने वाला है। अब से बेहतर होगा कि आप मेरे युवानर को परेशान न करें। अगर मैं तुम्हें फिर से बेशर्मी से उससे चिपके हुए पाऊंगा तो मैं आकर तुम्हारी दुकान जला दूंगा। जाने से पहले वह लिन युआन को एक अप्रिय नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लेडी जी द्वारा डांटे जाने के बाद मो सानियांग खुद को चांदी वापस देने के लिए तैयार नहीं कर सकी। उसने अपने होंठ जोर से काटे और झुंझलाकर स्टूल पर बैठ गई। काफी देर से रोके हुए उसके आंसू आखिरकार छलक पड़े और उसने अपना चेहरा काउंटर में दबा लिया और जोर जोर से रोने लगी। लिन युआन का दिल दुख रहा था। वह निश्चित थी कि आज हस्तक्षेप करने से वास्तव में मो सानियांग को मदद मिली या नुकसान हुआ। मो सानियांग की बांह को धीरे से धकेलते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, बहन मो, क्या आप मेरे नाक में दम करने से नाराज हैं? अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपाए मो सानियांग ने जोर से अपना सिर हिलाया और दबी हुई नाराज आवाज में जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिसक रही हूँ, बस मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिसकी। लिन युआन देख सकती थी कि वह वास्तव में लेडी जी और उसकी बहू से परेशान थी, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश करना बंद कर दिया और बाहरी लोगों को उसे इस तरह देखने से रोकने के लिए चुपचाप दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद लिन युआन चुपचाप उसके पास बैठ गया, उसका साथ दिया और उसे रुमाल दिया। जिया झेंग आया और दरवाजे से अंदर झांका। दरवाजे और खिड़की के पीछे से उसने उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर मो सानियांग की ओर इशारा किया, जो अभी भी काउंटर पर फूट फूट कर रो रहा था, ये संकेत देते हुए कि उसे पहले वापस जाना चाहिए। जिया झेंग जाने को तैयार नहीं था, उसने मुंह बनाया और शरारती अंदाज में जाने से इनकार कर दिया। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं, ये जानते हुए कि उसका जिद्दी स्वभाव फिर से सामने आ रहा था। वह अवाक होकर अपना माथा थामे रही और अंततः उसने उससे उबले हुए सूअर के मांस की पसलियां बनाने का वादा किया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने और भी अधिक दयनीय भाव से मुंह बनाया और अपनी 2 उंगलियां उसकी ओर हिलाते हुए ऊपर उठा दीं। लिन युआन ने अपना माथा पकड़ लिया। यह आदमी बहुत लालची था, लेकिन उसने सोचा, अगर 2 ही व्यंजन हो तो 2 ही होंगे। बेहतर होगा कि उसे शांत कर दिया जाए और अभी के लिए भेज दिया जाए, ताकि मो सानियांग को उसकी उपस्थिति का पता चलने पर शर्मिंदा न होना पड़े। लिन युआन ने सिर हिलाया और तभी जिया झेंग वहां से चला गया। मुस्कुराते हुए और विजयी भाव से देखते हुए वह उसका इंतजार करने के लिए सामने वाली दुकान पर लौट आया। समय बीतता गया और अंततः मो सानियांग ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने रुमाल से अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपनी सामान्य चतुर और सक्षम छवि बॉस मो सानियांग में लौट आए। लिन युआन उसकी आत्मचिकित्सा करने की प्रबल क्षमता से हैरान थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।
लेकिन मो सानियांग ने मेज पर रखे 10 टैल चांदी की ओर इशारा किया और आत्महीनता से हंसते हुए कहा, देखा, अगर आज तुम यहाँ न होती तो वह बूढ़ी औरत मुझसे फिर से खाना और सेवाएं छीन लेती। मानो अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने के लिए या आखिरकार अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार होकर मो सानियांग ने अतीत के बारे में धीरे से बात करना शुरू कर दिया। वह जियुवान की माँ है। जियुवान बचपन से ही पिताविहीन था और उसकी माँ ने ही उसे धीरे धीरे बड़ा किया और यहाँ तक कि उसे शिक्षा भी दिलाई ताकि वह यमन में क्लर्क की नौकरी पा सके। जियुवान के मन में अपनी माँ के लिए गहरी भावनाएं हैं, इतनी गहरी कि वह उसके लिए अपने प्रियजन को भी त्याग देगा। लिन युआन ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और मन ही मन सोचा, कैसा माँ का लड़का है। लेडी जी को अपने बेटे का अकेले ही पालन पोषण करने के कारण एक प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए और उसका बेटा एक माँ द्वारा पीटा गया काय होगा। जियुवान और मैं बचपन से एक दूसरे के प्रेमी थे, लेकिन उसकी माँ मेरे परिवार के व्यवसाय करने के कारण घृणा करती थी और मुझे दुकान चलाने और सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के कारण घृणा करती थी। उसने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि वाली महिला उसके बेटे के लायक नहीं है और हमें एक दूसरे से मिलने जुलने से सख्त मना किया। लेकिन सच्चाई यह है कि जियुवान और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। उसकी माँ ने हमारी शादी का विरोध किया और इसलिए इतने सालों से जियुवान ने किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया है। उसकी माँ क्रोधित हो गई और उसने मुझ पर अपने बेटे को बहकाने का आरोप लगाया तथा मेरी दुकान पर आकर उत्पात मचाने लगी। जियुवान की माँ के रूप में उनके प्रति सम्मान के कारण मैंने हमेशा उनके साथ धैर्य रखने की कोशिश की। आज, हालांकि अंत में मैं बहुत भोला था। उसकी बातों पर विश्वास करना और इतने वर्षों तक उसका इंतजार करना। और अब, जब वह शादी कर रहा है तो वह मुझसे नहीं बल्कि किसी और औरत से शादी कर रहा है। लिन युआन चुपचाप अपनी उंगलियों पर गिनती कर रही थी, अपने सामने दयनीय महिला को देख रही थी और उसके मन में सहानुभूति की लहर दौड़ रही थी। मो सानियांग की उम्र अब लगभग 25 या 26 साल होगी। ऐसे युग में जहां कम उम्र में शादी कर देना आम बात है, लड़कियां 15 साल की उम्र में ही शादी के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। लियू लिमिंग जैसे लोग, जो 20 साल की उम्र में भी अविवाहित हैं, पड़ोसियों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। मो सानियांग की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसने इतने वर्षों तक उस आदमी का इंतजार किया था, उसके स्नेह की गहराई स्वयं स्पष्ट थी। फिर भी इस अत्यंत समर्पित और वफादार महिला को एक सुखी वैवाहिक जीवन नहीं मिला, बल्कि उसे सास और रखेल का अपमान सहना पड़ा। लिन युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह नहीं जानती थी कि जियुवान ने अपनी इच्छा से मा शियाओकियान से शादी की थी या उसे इसके लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। लेडी जी मो सानियांग के परिवार को उनके व्यवसाय के कारण नहीं, बल्कि केवल इसलिए नीची नज़र से देखती थी क्योंकि वे गरीब थे।